सेना का इस्तेमाल और उसके काम पर उसको महिमामंडित करके चुनाव जीतना, आपने सेना को कमज़ोर करना है और सेना की ट्रेनिंग का अपमान करना है। सेना के जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं, सेना का जो प्रोटोकॉल है, सेना की जो ट्रेनिंग है, सेना का जो संस्कार है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो राजनीति करने के लिए जो सेना का इस्तेमाल हुआ, ये श्रीमान जी जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या किया 2019 से पहले, चुनाव के ठीक पहले हमारे पैरा मिलिट्री के जो 40 जो जवान शहीद हो गए, वो क्यों शहीद हुए? हमारी कमजोरी की वजह से। और उनके बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, और उसके बाद आपने उनके नाम लेकर के देश में चुनाव लड़ा और कहा कि आपका जो वोट होगा वो देश के शहीदों के लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनकी कुर्बानी पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। शहीदों की कुर्बानी पर ये जो वोट लिए गए हैं, मुझे लग रहा है कि खतरनाक नतीजे निकलेंगे और निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी 2 जून 82 को मैंने शान सहारा साप्ताहिक अखबार था और दिनमान के स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा थी। उसके संपादक हुआ करते थे तड़ित कुमार चटर्जी और संयुक्त संपादक थे आनंद स्वरूप वर्मा जी। ये दोनों ही हमारे बड़े भाई की तरह के, उन्होंने स्नेह दिया और सिखाया, हमको बहुत सिखाया। उस दौरान उन्होंने 2 साल तक हमने उनके साथ काम किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे हाई स्कूल तक मैं पास नहीं कर पाया था, मुझे प्रूफ रीडर से, उन्होंने मुझे कार्टून में हाथ साफ करने का पूरा मौका दिया। ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने कई द वीक जैसे मैगजीन्स का हमको देते थे, इस पे ट्रांसलेशन करो, और हम लिखते थे। मुझसे नई रिपोर्टिंग भी करवाते थे और बताते थे किस किस तरीके से होना चाहिए, भाषा के स्तर पर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके बारे में जो उन्होंने हमें सिखाया हम कभी भूल नहीं सकते। और इतना सिखाया कि अक्सर मैं उनको चेतावनी दे देता था कि आप तो गलत बता रहे हैं। तो ये उनका बड़प्पन था, और जो धीरे धीरे हमारे पुनर्जन्म की तरीके से उनका जन्म मेरे ऊपर होना शुरू हो गया। उसके बाद से फिर दैनिक जागरण में आया, हालांकि उसके पहले नवभारत टाइम्स के अखबार में भी आया, और गधे की तरीके से काम करता रहा। सांध्य समाचार सेवा हुआ करता था, घनश्याम पंकज हुआ करते थे। वो शराब और स्त्री और पैसा के अलावा उनके अलावा कोई दूसरा चिंतन नहीं हुआ करता था। फिर दैनिक जागरण में आ गया। दैनिक जागरण में शराब और औरत उनकी विनोद शुक्ला के संपादक की खासियत हुआ करती थी, उनके जीवन की मूल धारा हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद उस आदमी के पास जो मैनेजरियल पावर हुआ करती थी, चाहे वो अखबार को लेकर के हो, चाहे मजदूर आंदोलनों को डील करने की क्षमता हो, वो हमसे वैचारिक विरोध होने के बावजूद उनके पास एक ज़बरदस्त दृष्टि वहाँ मौजूद थी। हम गधे की तरीके से ही काम करते रहे। उसी बीच में ही जो हमें सिखाया गया था 2 साल में आनंद स्वरूप वर्मा और तड़ित कुमार चटर्जी ने, उसी से हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन 2004 में हिंदुस्तान के ग्रुप में, उनके ग्रुप एडिटर हुआ करती थी मृणाल पांडे जी, उन्होंने लखनऊ 2 दिन का वर्कशॉप किया और उसमें नज़रिया क्या होना चाहिए एक पत्रकार के तौर पर, दिमाग कैसे खोला जाए सामाजिक मुद्दों पर, लेखन किस तरीके से किया जाना है, प्रस्तुतिकरण कहनी होनी चाहिए, हमारा निजी आचरण कहना हो चाहिए, जिजीविषा क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उस दौरान एक फिल्म भी हमको कई टुकड़े लगाए, जिसमें वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, संभवतः गुप्ता हुआ करते थे, उन्होंने प्लान किया था। और वो पता था कि हॉकी के जो फिल्म बनी थी उसको लेकर के और उसके कई पीसेस लेकर के अमिताभ बच्चन के साथ, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, इतनी खूबसूरत थी, एक अद्भुत था। तो मुझे लगा कि ये प्रशिक्षण का एक अनिवार्य पक्ष होना चाहिए जो हमें मृणाल पांडे जी ने दिया और उसके बाद कभी नहीं दिया। हाँ, निजी के तौर पर मुझे महुआ न्यूज़ में अंशुमन त्रिपाठी थे, उन्होंने हमें कई चीज़ें समझाई और बताया। हम हमेशा उनके ऋण कभी उनसे नहीं हो सकते हैं, हमेशा उनसे ऋणी रहेंगे। हमारे साथ हैं उमाकांत लखेड़ा जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं और मृणाल पांडे जी के साथ उनके लंबे समय तक उनके नौकरी की, उन्होंने अधीनस्थ रहे हैं पटना से लेकर दिल्ली और कई जगहों पर भी। प्रशिक्षण पत्रकारिता का एक अनिवार्य पक्ष है, वो तो हमने है,
आपके अनुभव क्या रहे हैं प्रशिक्षण को लेकर के, उसकी क्या जरूरत पड़ती और कैसे होनी चाहिए? देखिए बहुत अच्छा चर्चा आपने शुरू की, और मुझे लग रहा है कि जो नए लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो पत्रकारिता के बारे में कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन लोगों को के लिए इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं लाभप्रद होती हैं। वो सीखने की कोशिशें करते हैं उससे, और उनको लाभ भी होता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी विधा है, उसमें बुनियादी प्रशिक्षण ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि ट्रेनिंग एज ए जर्नलिस्ट बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में जब दुनिया एक ग्लोबल मार्केट हो गई है, तो हमें जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड जर्नलिज्म, उस नॉलेज बेस्ड जर्नलिज्म का ही कंपटीशंस है। और दूसरी बात है कि जो वैश्विक जो धाराएँ हैं, उस वैश्विक धाराओं में ये हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर साइंस है, इवन इन्वायरमेंट है, इवन फॉरेस्ट है। मुझे लग रहा है कि हम जब पॉलिटिकल जर्नलिज्म में काम करते थे या रेगुलर जर्नलिज्म करते थे, तो मुझे नॉलेज थी इन चीज़ों की कि हम ये जो पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, 36 साल पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ विदेश जा रहे हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ ये ऊंट के मुंह में जीरा है जी। असल में क्या है, जिंदगी के बहुत पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, हमारे आसपास घट रही हैं, हमारे मुल्क में घट रही हैं, हमारे प्रदेश में घट रही हैं, हमारे ज़िले में घट रही हैं, और देश के दूसरे हिस्सों में घट रही हैं। अब हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा स्टेट मणिपुर, जहाँ 60 सदस्यीय असेंबली है, वहाँ 3 साल तक, 2.5 साल तक वहाँ एक चल रहा है, मारकाट चल रही है, उपद्रव चल रहा है। और सवाल ये है कि मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो आर्मी है वहाँ पर, असम राइफल, उसके डीजी की तरफ से एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजी गई कि आप यहाँ आकर के पत्रकारों को समझाओ जर्नलिज्म क्या होती है। क्या? और एडिटर गिल्ड के जो टीम गई, 5-6 लोग गए, सारे ही मेरे दोस्त थे, और वो वहाँ गए और उन्होंने ज़मीनी हालात के बारे में जब रिपोर्टिंग की कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। आप ये बताइए कि एक देश में हमारे पत्रकारों को बुलाया जा रहा है कि यहाँ जो जर्नलिज्म है वो किस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है। कुकी और नागाज में, और जो मैती हैं, जो आंतरिक मणिपुर है, इम्फाल, वहाँ भीतर के मणिपुर और बाहर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ट्राइबल नॉन ट्राइबल के आधार पर पत्रकारिता बढ़ी हुई है। जो मूल प्रश्न आपका है कि पत्रकारिता की जो ट्रेनिंग है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी। ट्रेनिंग का मतलब व्यावहारिक ट्रेनिंग, मेरा मतलब होता है कि मैं उस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ कि जर्नलिज्म का एडमिशन लिया जाए किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पैसे खर्च किए जाए माँ बाप के, और उसके बाद आप नौकरी ढूंढी जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि अखबार के अंदर लोगों को सीधा जर्नलिज्म का बेसिक 1 महीने का क्रैश कोर्स करा के, 1 महीने 4 हफ्ते का क्रैश कोर्स बहुत होता है, और उसके बाद 1 महीने का कोर्स करा करके जनरल आइडिया दे करके उनको सीधा अखबारों के अंदर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। समाज को जगाना और एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करना और उसमें योगदान देना पत्रकार का काम होता है। अगर हमको कोई चीज़ पता है, किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, तो मुझे सौवीर जी ये लगता है कि हमको वो ज्ञान, वो सूचना लोगों तक संप्रेषित करनी चाहिए, उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अगर हम लोगों तक वो सूचना नहीं पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने समाज के साथ, अपने पाठकों के साथ और अपने खुद के साथ गद्दारी, चीटिंग कर रहे हैं। केवल जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस चीजों को पास इट ऑन करना बहुत जरूरी होता है। अगर और पास इट ऑन तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा ही, जब होगा ही नहीं तो कुछ देंगे क्या जी। तो केवल अगर जीना ही, भोजन ही आपका ध्येय है तो अलग मुद्दा है। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं पोखरण में मैं डिफेंस रिपोर्टर था, वार रिपोर्टर था,
और राजस्थान का जो पोखरण इलाका है, जो बॉर्डर रेगिस्तान का इलाका है, चिलचिलाती धूप में हम लोगों को, मेरे समझ से 22-24 देशों के मिलिट्री अटैची भी थे हम लोग। मैं वार रिपोर्टर था तो मैं भी गया। तो वहाँ पर एक नकली रेलवे स्टेशन, नकली एयरपोर्ट, सब आर्टिफिशियल बनाया जाता है। अरे एक बस्ती बनाई जाती है, उसको जैसे एक सेट होता है, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, और उसके बाद जहाज आते हैं, उन टारगेट पर अटैक करते हैं। हमारे जो निशाने हैं, हमारे जो जगुआर विमान, हमारे जो लड़ाकू विमान है, जिनको हम टैक्स पेयर के पैसे से खरीद रहे हैं, वो हमारी जो सेना है, हमारी जो प्रशिक्षित जो हमारे लड़ाकू पायलट हैं, उन लड़ाकू जहाज़ों से बमबारी करने वाले, वो कितने, हम लोग कितना सटीक हमारे निशाने होते हैं। तो मुझे याद पड़ रहा है कि हम गए, और निश्चित रूप से हमें आर्मी के लोग ले गए। मैं वार रिपोर्टर था, आर्मी कवर करता था, तो हमें भी ले गए। और ये एक ऐसा टारगेट था, एक बड़ा भारी पुल बना हुआ था, और उस पुल को अटैक किया गया हमारी फोर्स के द्वारा। कि एक तरफ की एक सत्ता होती है, एक तरह की विपक्ष की फौज होती है। तो उसके बाद आर्मी के लोग आए कि भाई ये हमारा टारगेट फेल हो गए हैं। और अब मैं याद पड़ रहा है कि जो फॉरेन अटैची थे, विदेशी मुल्कों के जो मिलिट्री अटैची थे, वहाँ के जो फॉरेन के जो लोग थे, वो हंस रहे थे। और मैं आई वॉज टॉकिंग टू देम, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, एंड देन वो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मुझे उससे, मेरे देश की मजाक उड़ी तो मुझे दुख था इस बात का कि हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे जो प्रशिक्षण है, वहाँ भी देखो चमचों की कमी तो वहाँ भी नहीं थी। तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। देयर इज ए लैक ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ ट्रेनिंग की कोई कमजोरी हो रही है, कोई कमी हमारी एक्सपोज हुई है। और ये मिलिट्री दूतावास, बाहरी मुल्कों के जो राजदूत है, मिलिट्री अटैची, उसके सामने ये सारे टारगेट फेल हो गए। तो सवाल ये है कि सत्यता, आपको यहाँ राष्ट्रभक्ति करनी है, यहाँ पार्टी की भक्ति करनी है, या सच की भक्ति करनी है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये सच नहीं दिखाऊंगा तो मैं एक मरा हुआ पत्रकार हूँ। मैंने वो खबर छापी और मेरे रिलेशन खराब हुए। आर्मी के जो टॉप ब्रास थे, उनसे रिलेशन खराब हुए। मैं ब्लैक लिस्ट हो गया। काफ़ी दिन बाद मेरे को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। मेरे को बात करना बंद कर दिया, फ़ोन करने बंद कर दिया। कई इवेंट होती थी, मेरे को नहीं बुलाया। उसके बाद कई ऐसी इवेंट हुई थी आर्मी की, पहले आर्मी इवेंट में ले जाते थे, मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया, मुझे नहीं ले जाते थे। लेकिन मैंने वो ब्लैक लिस्ट होना मंजूर किया, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। हमें बताइए क्या हुआ, क्या देखा आपने, क्या लिखा? मैंने देखा कि, मैंने कहा कि हमारे टारगेट फेल हो गए हैं। पोखरण में जो मिलिट्री का जो एक मॉक डील हुई थी, वार की जो मॉक डील हुई थी, वो फेल हो गई। हालांकि मैं कारगिल की लड़ाई तो मैंने खुद जाके कवर की। मैं दरास में गया, मैं कारगिल टाउन में गया, मैं दरास गया, मैं मस्को वैली गया, और ये जो लद्दाख है और जिसको कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स में गया। और मैं उन सारे जगहों पर गया जहाँ पर मेरे समझ से 84 में हमारी फौज ने पाकिस्तान की जो चौकियाँ थी उनको कैप्चर कर लिया था। तो मैं वहाँ तक नहीं छू पाया, लेकिन मैंने बतालिक और मस्को वैली, टाइगर हिल सामने थी। हमें ले जाया गया मिलिट्री जहाज़ से। हम लोग लेह से, यहाँ से दिल्ली से ले गए। लेह से हम वहाँ पर गए मस्को वैली, टाइगर हिल के पास सामने टाइगर हिल थी। हमने देखा कि बतालिक के जो ऊपर पहाड़ी थी और टाइगर हिल से जब हमें मिलिट्री के, जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री थे, उनके डेड बॉडीज हमें दिखाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने ले गए थे। 12-14 इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, बाकी 12-14 फॉरेन जर्नलिस्ट थे। हमको 2-3 सवाल यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर इसको पहली बार कारगिल वाले को देखा गया था। सामान्य तौर पे कहा जा रहा है कि बकरवालों ने सबसे पहले उसको सूचना दी थी सेना को जाकर के। क्या ये सच बात? बिल्कुल। देखिए वो वहाँ के जो जिसको कहते हैं जो चरवाहे हैं, जो बकरियां चराते हैं, वो देखिए मौसम इतना क्रूर होता है वहाँ, इतनी ठंड है। मैं सियाचिन में था तो -48 में मैं सियाचिन में रहा, और वहाँ ज़्यादा देर तक हम नहीं रुक सकते थे, क्योंकि हमको जब दिल्ली से ले जाया गया तो 2 दिन 3 दिन हमें परतापुर में रखा, जो सियाचिन का बेस कैंप था। और जब बस इसी पे कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें 2 साल के बाद परतापुर में ही उन्होंने अपनी सियाचिन की ड्रेसेस पहन करके एक पाखंड किया था, जो कि सियाचिन में कम से कम 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ जा सकता था। मैं परतापुर जा चुका हूँ, वहाँ कुर्तुक तक भी जा चुका हूँ, निब्रू वैली तक जा चुका हूँ, और मोटरसाइकिल से जा चुका हूँ। मैं जानना चाहता था कि मेरा आकलन सही है या गलत है कि नरेंद्र मोदी
केवल प्रतापपुर गए थे, सियाचिन पे नहीं गए थे? देखिए, मैं मोदी जी के जो मेरिट हैं, जो उनके विचार हैं, जो जो उनका एक प्रचार तंत्र है, उसका जो है वो तो उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी हर एक प्राइम मिनिस्टर गए हैं बॉर्डर पर, इंदिरा गांधी भी गई बॉर्डर पर। मेरा प्रश्न मेरा है, जी, हम जी। उन पर नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो प्रतापपुर तक गए हैं बेस पर जो ग्राउंड पर था, या सियाचिन पे जो उन्होंने फोटोग्राफी की? देखिए, जो भी वो गए और जो कुछ भी उन्होंने किया, वो केवल प्योर पॉलिटिकल उनका एक जिसको ड्रामा भी बोल सकते हैं। और उन्होंने ये जो फैशन और जो टेक्नोलॉजी का जो विस्तार किया आर्मी के अंदर, कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह का एक उन्होंने एक तो सिंबलिक होता है और एक होता है प्रचार। तो उन्होंने उस चीज़ के प्रचार तंत्र में बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। चलिए, कोई बात नहीं, कारगिल पे दोबारा आते हैं जी। सन 86 में राजीव पर सबसे बड़ा हमला हुआ था, बोफोर्स तोपों के 64 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में लेकर के। जी। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि कारगिल युद्ध अगर नहीं जीता जा सकता था अगर हमारे पास बोफोर्स नहीं होती, तो ये सच है? देखिए, बिल्कुल मेरे सामने, मेरे पास मैं फ़ोटो नहीं है, मैं आपको फ़ोटो भिजवा दूंगा। आप चाहें तो इस जो बातचीत हो रही है उसमें बोफोर्स तोपों की फ़ोटो भी आप दिखाएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उस समय हमारे पास जो ऐसी बोफोर्स तोपें थी जो जिनका प्रदर्शन हमारे सामने हुआ, जिनमें हमने खुद देख करके उन पर बोफोर्स तोपों पे चढ़ करके जो ट्रेनिंग हो रही थी और जो करतब दिखाए जा रहे थे, हमने वो देखा। और ये टारगेट पर जो जिन कंदराओं में, जिन हिमालय की पहाड़ियों में हम अपने पहाड़ के उस पार जो अपने टारगेट को ध्वस्त करने में सफल होते थे, और उसमें बोफोर्स तोपों का मुकाबला नहीं था। ये अलग बात है कि बोफोर्स के चक्कर में एक बहुत बुरा अध्याय भारत की राजनीति में हुआ, और ये इतना बड़ा कलंक हुआ। आज जो लड़ाकू जहाज़ खरीदे गए हैं, उनका तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने तिगुने चौगुने दाम पर वो जहाज़ खरीदे गए। एक उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिनके पास कोई उसका एक्सपीरियंस नहीं था, वो मामला कोर्ट में गया। और हमारे पास कोर्ट ऐसी थी कि जिन्होंने इस सरकार के, जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार के जो गलत काम थे, उन गलत कामों पर पर्दा डालने में सहयोग किया। तो मेरा ये कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो आर्मी है, आर्मी की हमारी जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां दो तरह की होती हैं। एक तो शॉर्ट टर्म तैयारी होती है कि हमारे पास जो रेगुलर जो छोटा मोटा गोला बारूद है, जो हमारे जो बॉर्डर पर जो तैनात जो निगरानी रख रहे हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, चाहे वो बर्मा बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर हो, और निश्चित रूप से सीमाओं पर पूर्वोत्तर में तो बीएसएफ भी है, बीएसएफ पंजाब में भी है, बीएसएफ बाकी जगह हिमाचल में भी है, कई जगह बीएसएफ है। लेकिन जो हमारी जो फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, वो फॉरवर्ड पोस्ट निश्चित रूप से आर्मी के कंट्रोल में है, क्योंकि आर्मी को इस बात की ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से अगर हमें सीधा युद्ध, ज़मीनी युद्ध लड़ना है, तो किस तरह से हम दुश्मन को उसको कमज़ोर करें, उसकी जो कमजोरियां हैं उनको एक्सपोज करें, उसको हम अपनी जिसको कहते हैं कि इस तरह की चालाकियां दिखाएं, जो वो जिसको कहते हैं मिलिट्री वारफेयर, जो मिलिट्री वारफेयर को जो है, जो हमारी जो सैन्य कौशल का एक ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। बस उसी से जानना चाहता कि 74 में के आसपास इंदिरा गांधी जी ने परमाणु विस्फोट किया था जी, और उसके 25 साल बाद अटल जी ने किया जी। इन दोनों में क्या खासियत थी और दोनों की आवश्यकता, मतलब अटल जी की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, देखिए इंदिरा गांधी ने जब किया, तो इंदिरा गांधी, जब तक आप अपने को परमाणु देश घोषित नहीं करते, आपको पता होगा कि जब इंदिरा जी ने, केसी पंत डिफेंस मिनिस्टर थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो क्या होता है कि जो लड़ाई दो तरह से लड़ी जाती है। जो मैंने वार रिपोर्टर या युद्ध संवाददाता के तौर पर जो देखा, एक तो मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है,
जब आप दुश्मन देशों को, जो आपके आलोचक हैं या आपको अपना दुश्मन मानते हैं, उनको आप मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी सैन्य शक्ति का आप जिसको कहते हैं दिखाते हैं कि हमारी ताकत है, ये हमारे पास इतनी फौज है, इतनी सैन्य शक्ति हमारे पास है। और दूसरा, आपके पास एक्चुअल मिलिट्री जो आपको कहते हैं, मिलिट्री जो आपकी ताकत होती है वो होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों में जो साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसको कहते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसको कहते हैं, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध असली युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होता है, असली युद्ध से ज़्यादा घातक होता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि कारगिल के बाद जी इस पूरे देश में देश प्रेम की एक जबरदस्त आंधी आ गई। कारगिल वाटिका हर जिले में शुरू हो गई, एक नकली तोपें चौराहे में लगनी शुरू हो गई। ये समय की जरूरत थी या श्रूड पॉलिटिक्स थी, या हम लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे? देखिए, दो चीज़ें कारगिल की लड़ाई के बारे में, क्योंकि मैं तो वार रिपोर्टर था और मैं कुछ मैं कह रहा हूँ कि 5-4 पत्रकारों में शामिल था, जिसके बारे में जो मिलिट्री DGMI, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, जब दुनिया में कारगिल के टाइम पर दुनिया में CNN, BBC, तमाम तरह के जो इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबरें छापनी शुरू कर दी कि भारत की सीमा के अंदर कारगिल हिल और उसके आसपास पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी है वो घुस गई हैं, और उन्होंने जो श्रीनगर ले जो हाईवे थे उसको कैप्चर कर लिया है, और वहाँ से उन्होंने हमारी जो रसद सामग्री है उसको रोक दिया। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने एक बड़ा दुस्साहस किया था, और उन्होंने एक हमारी जिसको कहते हैं कि परीक्षा लेने की कोशिश की, और हम अवाक रह गए, हम हतप्रभ हो गए, और हमारी वो बहुत बड़ी कारगिल हमारी भी चूक थी। मुशर्रफ ने जो कुछ भी किया था, पहले ताज होटल पर रह करके आगरा में जो बयान दिया था, वो भी तो बड़ा उसको जिस तरह से डील किया हमारे हिंदुस्तान ने, बड़ा मूर्खतापूर्ण और बचकाने तरीके से लिया गया। मुझे उसमें देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ये चीज़ें इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं जो कारगिल के तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि ये कारगिल के बाद जो देश प्रेम लहर जो आई है, एक षड्यंत्र के तहत आई है या जरूरत थी वक्ती? देखिए, ऐसा है कि जो विस्तारवादी जो राजनीति है, वो जो मनोविज्ञान है पॉलिटिशियंस का हमारा, मैं तब भी ये कहूँगा कि उस समय कुछ भी नहीं हुआ था। हमें बता दूं मैं आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने गलतियाँ नहीं की। हम जो है जिस तरह से हमने पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी थी, उसमें तो मैं नया जर्नलिस्ट बना था, तो पीस कीपिंग फोर्स IPKF हमने श्रीलंका में भेजी थी, और उसकी इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हमने एक बड़ा खतरनाक खेल खेला। हमने जो है श्रीलंका में एक इंडिजिनियस लोगों को, और मुझे याद है मैं ऋषिकेश में पढ़ाई की मैंने, और LTTE के जो प्रभाकरन थे और उनकी जो टीम थी, यहाँ चक्रोता में उनको ट्रेनिंग दी, हमारी आर्मी ने ट्रेनिंग दी। और देखिए, वक्त का ऐसा पासा पलटा कि जयवर्धने ने हमारे देश को ब्लैकमेल किया और कहा कि देखिए अगर आप नहीं आएंगे जो LTTE के खिलाफ, वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा, जैसे हमारे अर्बन नक्सल्स थे, हमारे यहाँ नक्सल एरियाज में उन्होंने धीरे धीरे करके नक्सल एरिया को कैप्चर करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र ये कहना चाहते हैं आप कि सेना एक आग के तरीके से है, उसको बहुत सही समझ करके इस्तेमाल करना। जीवन में जीतना बहुत जरूरी होता है, उसके लिए शरीर स्वस्थ और यानी आपके क्षमताएं और ताकत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसका प्रदर्शन अगर आप सड़क पर करना शुरू करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। और दुर्भाग्य है कि हम जिस हालात में हैं वहाँ सेना की स्थिति वही होती जा रही है जो एक छिछोरा अपना ताकत का प्रदर्शन गली मोहल्ले में करता है, मोहल्ले का गुंडा बनने की कोशिश करता है। तो ये हैं उमाकांत लखेड़ा जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलतीलिया कुमार सर को इजाजत दीजिए। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद।